Hello guys, welcome all of you to your channel Dubey Academy. Or today we will study class 12th physics of chapter 1, that is electric charges and field, and this is lecture 2. Okay, if you have not seen our previous lecture, then please see it, please watch it on your YouTube channel Dubey Academy. So I am Vikas Dubey, presents following topics for you, and these topics are electric field and its significance, electric field lines and their properties, electric flux, concept of electric dipole with axial and equatorial positions. तो गाइज आज हम इन टॉपिक्स का स्टडी करेंगे. देखिए इन लेक्चर 1 यू हैव सीन इलेक्ट्रिक चार्ज, इट्स प्रॉपर्टीज एंड इंटरेक्शन फोर्स बिटवीन चार्जेज. यानी कि आपने चार्ज के कौन कौन सी प्रॉपर्टी होती हैं, चार्ज के बीच में जो इंटरेक्टिव फोर्स लगता है कूलम्ब्स लॉ से जिसे हम डिटरमाइन करते हैं, वो आपने देखा जो है. तो अब जो आगे जो फर्दर ये हमारा जो सेकंड लेक्चर है, इसमें हम थोड़ा सा ब्रॉड कॉन्सेप्ट इसी चैप्टर का हम पढ़ते हैं. इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड का कॉन्सेप्ट आता है. ओके, तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है? तो देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड को समझने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि इलेक्ट्रिक चार्जेज जो फोर्स इंटरेक्ट करते हैं वो फोर्स कैसा फोर्स है. पता है ना आपको? दैट फोर्स इज अ नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स, दैट इज अ एक्शन एट अ डिस्टेंस फोर्स. यानी कि वो एक नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स है जो एक पर्टिकुलर डिस्टेंस पर बिना किसी टच के लगता है. यानी कि टच नहीं होता वहाँ पर, फिर भी फोर्स इंटरेक्शन फोर्स का इंटरेक्शन वहाँ पर होता है, चार्जेस के बीच में फोर्स लगता है. तो हाउ कैन दिस बी पॉसिबल? ये किस तरीके से होता है? डेफिनेटली कोई तो इंटरेक्शन करा रहा होगा उनके बीच में. आई एम गिविंग अ वेरी सिंपल एग्जाम्पल. आई थिंक यू हैव सीन अ मैग्नेट. क्लास 10th में भी मैग्नेटिज्म वाला चैप्टर दिया था, इसमें भी आपने मैग्नेट के बारे में पढ़ा था. ओके, तो मैग्नेट्स के बीच में टू मैग्नेट्स के बीच में या मैग्नेट या जो भी मैग्नेटिक मटेरियल्स हैं, आयरन निकल कोबाल्ट हैं, उनके बीच में जो इंटरेक्शन फोर्स लगता है दैट फोर्स इज ऑल्सो नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स. और उसको समझने के लिए बी एज्यूम द कॉन्सेप्ट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स. यानी कि उसको समझने के लिए फिजिक्स में हमने एक कॉन्सेप्ट बनाया मैग्नेटिक फील्ड का, और उसको हम विजुलाइज करने के लिए, जैसे कि आपने क्लास 10th में उसको विजुलाइज किया होगा, एक पिक्चोरियल रिप्रेजेंटेशन उसका देखा होगा, किस तरीके से आपने आयरन फिलिंग्स को एक पेपर पर स्प्रेड करके उसके नीचे मैग्नेट लगा कर आपने देखा कि वो किस तरीके से वो जो आयरन फिलिंग्स या आयरन का जो पाउडर था वो एक पर्टिकुलर पैटर्न में अरेंज हो गया. तो दैट पैटर्न को हमने क्या बोला साइंटिफिक व्यू में? उसको हमने बोला दैट आर फील्ड लाइंस और दैट आर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बिकॉज दैट इज ड्यू टू अ पर्टिकुलर मैग्नेट. अगर आपको याद ना आ रहा हो, पैटर्न याद नहीं आ रहा हो, तो एक पिक देख लीजिए, आपको ये क्लियर हो जाएगा. ओके, सो सिमिलरली चार्जेज के बीच में जो इंटरेक्शन फोर्स लगता है दैट फोर्स इज ऑल्सो ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड. यानी कि इलेक्ट्रिक चार्ज के सराउंडिंग भी एक ऐसा स्पेस बनता है जिसकी वजह से वो इंटरेक्शन फोर्स अप्लाई होता है, और उसी इलेक्ट्रिक फील्ड को आज हमें स्टडी करना है. क्लियर? अब मैग्नेटिक फील्ड पैटर्न की बात करें या इलेक्ट्रिक फील्ड पैटर्न की बात करें तो ये फ़र्क केवल इतना होता है कि जो मैग्नेटिक फील्ड का जो पैटर्न होता है वो एक पर्टिकुलर मैग्नेट के लिए पूरा एक क्लोज्ड पैटर्न होता है. लेकिन अगर एक हम सिंगल चार्ज की बात करें तो सिंगल चार्ज में वो जो पैटर्न है वो क्लोज नहीं होता, वो ओपन होता है. तो ये फ़र्क होता है मैग्नेटिक फील्ड का और इलेक्ट्रिक फील्ड के पैटर्न में. क्लियर टू ऑल? इलेक्ट्रिक फील्ड का पैटर्न भी आपने देखा होगा. सिंपल लाइंस के टर्म्स में बात करें, देखिए पिक देखिए, इसमें आपको ये क्लास 10th का आपको याद आ रहा होगा. तो इसी तरीके से इसी कॉन्सेप्ट को हम फर्दर यूज करते हैं इलेक्ट्रिक चार्ज के और इलेक्ट्रिक फील्ड को समझने के लिए. क्लियर टू ऑल? सो टुडे वी विल स्टडी अबाउट इलेक्ट्रिक फील्ड. तो इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में आज हम स्टडी करेंगे. तो गाइज देखिए, अब हम इसको विजुलाइज करने के लिए, इसको समझने के लिए सबसे पहले मैं एक जनरल एक फॉर्मूला इसका आपको बताता हूँ जिससे मैथमेटिकल टर्म्स में हम इसको समझ सकें. क्लियर? सपोज करें आपके पास एक चार्ज है, सोर्स चार्ज है. सपोज किया ये कोई पर्टिकुलर बॉडी है, मे बी मेटेलिक बॉडी, और उसमें चार्ज है. ओके, सपोज किया इस बॉडी में चार्ज है और इसमें क्यू चार्ज है
और इसका ये सेंटर है ओ। सेंटर इसलिए एज्यूम करते हैं क्योंकि सेंटर से ही हम सारे मैथमेटिकल कैलकुलेशन फिजिक्स में करते हैं बॉडी का सेंटर मान करके। और ये सपोज क्या, ये सोर्स चार्ज है और ये सोर्स चार्ज है। क्लियर, सोर्स चार्ज यानी कि जो चार्ज को जनरेट करेगा। अब हमें ये पता करना है कि इसके सराउंडिंग जो इलेक्ट्रिकल एनवायरनमेंट हम कैसे फील करें। देखिए फील कर सकते हैं, देख नहीं सकते। जिस तरीके से अभी इस टाइम कोरोना चल रहा है ना, तो कोरोना आपको केवल दिखेगा नहीं, यू कैन फील इट। जब बीमारी हो जाएगी तो फील हो जाएगा आपको। एक्सपेरिमेंटली मेडिकल टेस्ट करा करके फील होता है, उसका जब रिपोर्ट आता है। सिमिलरली इलेक्ट्रिक जो चार्ज है उसका भी जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनता है, दैट फील्ड कैन बी फेल्ट। ओके, अनुभव किया जा सकता है वाई पुटिंग सम टेस्ट चार्ज। कुछ टेस्ट चार्ज को रख करके उसको हम चेक कर सकते हैं। सपोज किया ये एक सोर्स चार्ज है, क्यू है, इसके अराउंड मैंने चार्ज को इंडिकेट करने के लिए वाई कन्वेंशन प्लस का साइन इंडिकेट कर दिया है और सेंटर इसका ओ है। अब इसके अराउंड क्या बन रहा है, इसके अराउंड इलेक्ट्रिक इन्वायरमेंट या इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप हो गया है। तो मुझे चेक करना है, सपोज किया मुझे कोई ये पॉइंट यहाँ पर है, कोई एक पॉइंट है पी, मुझे यहाँ पर चेक करना है कि यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड है या नहीं। तो मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पे खुद जाके बैठ जाऊँगा तब भी चेक नहीं होगा। तो मैं यहाँ पर एक टेस्ट, जिस तरीके से आपने देखा होगा एक टेस्टर यूज करते हैं हम इलेक्ट्रिसिटी को चेक करने के लिए, इलेक्ट्रिक करंट को चेक करने के लिए किसी पर्टिकुलर वायर में या किसी पर्टिकुलर सॉकेट में हम लगाते हैं। सिमिलरली यहाँ पर हम एक टेस्ट चार्ज लेते हैं और उसको भी क्यू तो नहीं बोलेंगे, तो क्यू नॉट, सफिक्स में नॉट लगा हुआ है। नॉट इसलिए लगा हुआ है क्योंकि इसको कम से कम छोटे से छोटा लिया जाता है, मिनिमम वैल्यू है ना। मिनिमम वैल्यू इसलिए ली जाती है क्योंकि अगर इसका वैल्यू अगर ज़्यादा बड़ा हो जाएगा तो क्या करेगा कि सोर्स चार्ज जो अफेक्ट करेगा, इसको प्रभावित करेगा, इंट्रैक्शन फोर्स एक्सर्ट करेगा। इसकी वजह से हमारा जो एक्सपेरिमेंट है दैट विल बी अफेक्टेड। तो उसको सिंप्लीफाई करने के पर्पज से इसको मिनिमम लिया जाता है, इस टेस्ट चार्ज को, इसलिए इसके सफिक्स में की नोट लगा जाता है मिनिमम। मिनिमम यूनिट चार्ज, यूनिट टेस्ट चार्ज, यूनिट टेस्ट चार्ज। यूनिट इसलिए क्योंकि कम से कम वैल्यू 1 लेकर के इसको हम चलते हैं और इसका जनरली इसको वाई कन्वेंशन पॉजिटिव लिया जाता है। जैसा कि कन्वेंशन है, जैसे कि पहले होता आया है, जैसे हम करंट का डायरेक्शन भी पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ मानते हैं, वाई कन्वेंशन। सिमिलरली वाई कन्वेंशन पॉजिटिव लिया जाता है। तो अब इसके ऊपर ये फोर्स एक्सर्ट करेगा। ओके, सो अब ये फोर्स कितना एक्सर्ट करेगा वो डिपेंड करेगा कि सोर्स चार्ज का स्ट्रेंथ कितना है, व्हाट इज द स्ट्रेंथ ऑफ सोर्स चार्ज एंड इट्स मैग्नीट्यूड, कितना इसका मैग्नीट्यूड है। अगर इसका मैग्नीट्यूड या अगर इसका स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा है तो इस पर बहुत ज़्यादा फोर्स एक्सर्ट करेगा, अगर कम है तो कम करेगा। तो वी कैन मेक अ सिंपल मैथमेटिकल फार्मूला। तो हम एक सिंपल मैथमेटिकल फार्मूला बना करके इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। दैट कैन, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल टू फोर्स अपॉन चार्ज। यानी कि ये कौन सा चार्ज है, दैट इज टेस्ट चार्ज। यानी कि टेस्ट चार्ज पर जितना फोर्स लग रहा है दैट इज इलेक्ट्रिक फील्ड। यानी कि एक्चुअली ये फोर्स ही है जिसको हमने एक इलेक्ट्रिक फील्ड की टर्म्स में हम समझने की कोशिश कर रहे हैं। यानी कि पर यूनिट चार्ज, जितना टेस्ट चार्ज जो रखा हुआ है पर यूनिट टेस्ट चार्ज होगा ये वाला, तो जितना टेस्ट चार्ज पर फोर्स एक्सपीरियंस हो रहा है दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड और दैट इट इज रिप्रेजेंटेड बाय सिंबल E। यानी कि E इक्वल टू F अपॉन Q नॉट। और ये वेक्टर क्वांटिटी है, E वेक्टर क्वांटिटी है इलेक्ट्रिक फील्ड, F भी वेक्टर क्वांटिटी है। सो वी पुट वेक्टर साइन ऑन E एंड F। चार्ज वेक्टर क्वांटिटी नहीं है सो इस पर हमने कोई वेक्टर का साइन नहीं लगाया है। इसका यूनिट वी कैन राइट इट यूनिट, फोर्स का यूनिट इज न्यूटन एंड चार्ज का यूनिट कूलाम। सो न्यूटन पर कूलाम और NC इनवर्स इज द SI यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। इसका एक और यूनिट होता है दैट वी विल स्टडी फर्दर, दैट इज वोल्ट पर मीटर इनवर्स। वोल्ट पर मीटर इनवर्स पे होता है, जो हम आगे निकालना सीखेंगे, इसको पढ़ेंगे। अभी तो आप केवल इसको इसका सब्स्टिट्यूट मानिए कि ए और ए दोनों इक्वल हैं। सिमिलरली डायमेंशनल फार्मूला अगर पता करना है सो वी कैन ऑल्सो फाइंड इट्स डायमेंशन फार्मूला। डायमेंशन फार्मूला हम कैसे निकालेंगे ई का हम डायमेंशनल फार्मूला
कैसे निकालेंगे? देखिए, डायमेंशन फार्मूला निकालने के लिए हम जनरल फार्मूला का यूज करते हैं और पर्टिकुलर क्वांटिटी का फार्मूला पुट करके उसे मैथमेटिकली सॉल्व करके हम डायमेंशन फार्मूला पता कर लेते हैं। जैसे कि F का जो डायमेंशन फार्मूला है फोर्स का, तो इट इज m1 L1 T-2 और Q का आपको आई थिंक पता ना हो। देखिए I इक्वल टू Q/T, तो Q इक्वल टू IT और I का एम्पियर और टाइम का T, तो इसका AT हो जाएगा, तो AT। तो ओवरऑल यानी कि पूरे इलेक्ट्रिक फील्ड का इसको हम सॉल्व करेंगे तो m1 L1 T ऊपर जाएगा तो माइनस का इन्वर्स हो जाएगा, तो -1 -2 -3 T-3 और E ऊपर जाएगा तो उसका इन्वर्स हो जाएगा, तो A-1। तो दिस इज द डायमेंशन फार्मूला ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। क्लियर टू ऑल? इस फॉर्मूले को हम एक और जनरल टर्म्स में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, वो क्या है? मैथमेटिकली E इक्वल टू लिमिट Q0 टेंड्स टू 0 F/Q0। किसी बुक में आपको इस तरीके से भी लिखा मिल सकता है, तो कंफ्यूज ना होना। ये लिमिट एक्चुअली ये मैथमेटिकल टर्म है जिसमें किसी क्वांटिटी को मिनिमाइज करने के लिए भी अप्लाई लिमिट, यानी कि हम लिमिट अप्लाई करते हैं। इसका मतलब है कि Q0 है दैट इज टेंड्स टू 0, यानी कि वो 0 की तरफ है, नॉट एग्जैक्टली 0 बट नियर अबाउट 0, यानी कि वो 0 के नियर अबाउट होगा। ओके, उसके बिल्कुल नज़दीक होगा। मतलब कहने का ये है कि टेस्ट चार्ज मिनिमम वैल्यू को लिया जाएगा। क्लियर टू ऑल? तो दिस इज मैथमेटिकल सिंपल मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन फॉर फाइंडिंग इलेक्ट्रिक फील्ड। क्लियर टू ऑल? तो इस तरीके से हमने इलेक्ट्रिक फील्ड का कॉन्सेप्ट जो है डिफाइन किया। अब इलेक्ट्रिक फील्ड ये जो है इसका यूज क्या होता है, व्हाट इज द सिग्निफिकेंस? जैसे कि आई हैव रिटन ऑन द बोर्ड इट्स सिग्निफिकेंस, तो इसका सिग्निफिकेंस क्या होगा? तो इसका सिग्निफिकेंस यानी कि उसका यूज कहाँ होगा, इसका एप्लीकेशन कहाँ पर होगा? देखिए, अगर हमारे पास 2 चार्जेज हैं तो 2 चार्जेज के बीच में अगर हमें फोर्स पता करना है तो वी यूज कूलम्ब्स लॉ। हम कूलम्ब्स लॉ F इक्वल टू 1/4/ε0 Q1 Q2/r² का यूज करते हैं। लेकिन कूलम्ब्स लॉ का यूज करने के लिए हमें पर्टिकुलर चार्ज का, जितने भी चार्ज मतलब 2 चार्ज दिए होते हैं उनका मैग्नीट्यूड पता होना चाहिए और साथ में उनके बीच का डिस्टेंस पता होना चाहिए। और कैलकुलेशन काफ़ी लेंदी होता है कूलम्ब्स लॉ का। लेकिन अगर हम इस कॉन्सेप्ट का यूज करें, इलेक्ट्रिक फील्ड कॉन्सेप्ट का अगर हम यूज करें फिजिक्स में, तो हम बड़े सिंपल तरीके से किसी भी पर्टिकुलर चार्ज पर कितना फोर्स एग्जर्ट हो रहा है वो पता कर सकते हैं। देखिए, आपने अभी एक जनरल फार्मूला पढ़ा, मैं विदाउट वेक्टर यहाँ पर डायरेक्ट सिंपल फार्मूला यहाँ पर लिख रहा हूँ, E इक्वल टू F/Q0। सो F विल बी EQ0, यानी कि अगर आपको किसी पर्टिकुलर चार्ज के सराउंडिंग ए का वैल्यू पता है तो आप डायरेक्टली उसमें उस पर्टिकुलर चार्ज जिस पर फोर्स लग रहा होता है उसका मल्टीप्लाई करके उस ई में वी कैन डायरेक्टली फाउंड फोर्स। तो देखिए कितना अच्छा मतलब इसका एप्लीकेशन हुआ, कितना ब्यूटी हुआ इस फॉर्मूले का, यानी कि उसकी वजह से हमने डायरेक्ट जो है विदाउट अप्लाइंग कूलम्ब्स लॉ, बहुत लंबा कैलकुलेशन किए बिना हमने बहुत सिंपल तरीके से इलेक्ट्रिक फील्ड को पता कर लिया। तो दैट इज द एप्लीकेशन या सिग्निफिकेंस ऑफ दिस फार्मूला। ओके, वेक्टर लगा सकते हैं आप क्योंकि वेक्टर क्वांटिटी है। इस तरीके से वी कैन डिटरमाइन डायरेक्टली फोर्स बाय यूजिंग दिस फार्मूला। तो दिस इज द सिग्निफिकेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके, नाउ let us see electric field due to a multiple charge and due to a single point charge। यानी कि अभी तक हमने एक सिंपल एक जनरल फार्मूला पढ़ा इलेक्ट्रिक फील्ड का, अब हम एक डिस्क्रिप्टिव फार्मूला पढ़ेंगे दैट इज डिपेंड्स ऑन कूलम्ब्स लॉ। ओके, तो देखिए आप सबसे पहले इलेक्ट्रिक फील्ड यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ सिंगल पॉइंट चार्ज, ये हम एक डिस्क्रिप्टिव फार्मूला पढ़ रहे हैं, यानी कि कूलम्ब्स लॉ का यूज करके इलेक्ट्रिक फील्ड हम फाइंड करेंगे। दैट इज डिस्क्रिप्टिव फार्मूला ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। वैसे हमें पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड का बहुत ही जनरल फार्मूला है दैट इज द E इक्वल टू F/Q0, यानी कि फोर्स पर यूनिट चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। लेकिन अगर उसमें हम फोर्स का वैल्यू पुट कर दें तो फोर्स हम कैसे निकालेंगे? बाय यूजिंग कूलम्ब्स लॉ। तो फोर्स का वैल्यू पुट करने पर किस तरीके से हमारा एक फार्मूला निकल रहा है, वो एक डिस्क्रिप्टिव फार्मूला होगा जिसका हम यूज करते हैं कुछ न्यूमेरिकल्स में। तो देखिए वो हम कैसे निकालते हैं।
लेट इट सपोज दिस इज अ सोर्स चार्ज Q, और यहाँ पर सपोज कि आपको एक पॉइंट है P है, इसको हमने O मान लेते हैं, दैट इज द ओरिजिन, और यहाँ पर टेस्ट चार्ज रखा हुआ है, Q0 रखा हुआ है, और यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है वो R है। अगर हम पोजीशन वेक्टर की बात करेंगे ना वेक्टर वेक्टोरियल फॉर्म, तो इसको हम R वेक्टर लगा के लिखेंगे जो है इस तरीके से। तो ये क्या है, दैट इज द सपोज दिस इज पॉजिटिव सोर्स चार्ज और दिस इज ऑल्सो पॉजिटिव, बिकॉज क्योंकि टेस्ट चार्ज मैंने अभी आपको बताया कि टेस्ट चार्ज हमेशा पॉजिटिव लिया जाता है, तो ये भी Q0 पॉजिटिव। तो वाई कूलम्स लॉ, द फोर्स ऑन टेस्ट चार्ज Q0 ड्यू टू दिस सोर्स चार्ज Q, यानी कि वाई यूजिंग कूलम्स लॉ द फोर्स ऑन Q0 ड्यू टू दिस सोर्स चार्ज प्लस Q, कितना फोर्स लगेगा, F इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये कांस्टेंट है, ऑलरेडी बताया था आपको मैंने, और मल्टीप्लाइड बाय बोथ द चार्ज, यानी कि मैग्नीट्यूड ऑफ बोथ द चार्जेज अपॉन डिस्टेंस का स्क्वायर। स्क्वायर क्यों, क्योंकि इनवर्स स्क्वायर लॉ होता है, डिस्टेंस के स्क्वायर के अकॉर्डिंग इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। ओके, अगर वेक्टर फॉर्म में लिखते हैं तो वेक्टर फॉर्म में लिखने का तरीका भी आपको पता है, वेक्टर लगा देंगे और यहाँ पर जो पोजीशन वेक्टर होता है इसका यूनिट वेक्टर लिखते हैं, जो कि डायरेक्शन दिखाता है आपका पर्टिकुलर सोर्स चार्ज से जिस चार्ज पर हम फोर्स निकाल रहे होते हैं उसकी तरफ डायरेक्शन दिखाता है, यानी कि आर कैप एक यूनिट वेक्टर होगा, यूनिट वेक्टर है, यूनिट वेक्टर जिसका डायरेक्शन कहाँ है, डायरेक्शन कहाँ होगा, Q से Q0 की तरफ। क्लियर, तो इस तरीके से हमने बाय यूजिंग सिंपल कूलम्स लॉ हमने फोर्स निकाला। लेकिन हमने एक बहुत ही सिंपल फार्मूला पढ़ा इलेक्ट्रिक फील्ड का, और वो फार्मूला क्या है, वो फार्मूला है इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल टू फोर्स पर यूनिट चार्ज, यानी कि E इक्वल टू व्हाट वी नो दैट, मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ वी नो दैट, शॉर्ट फॉर्म है WKT, वी नो दैट। तो हमें पता है कि E इक्वल टू कितना होता है, वेक्टोरियल फॉर्म में मैं रिप्रेजेंट कर देता हूँ F अपॉन Q0, ये जनरल फार्मूला है इलेक्ट्रिक फील्ड का। तो F का वैल्यू इसमें रख देंगे हम, तो पुटिंग द वैल्यू ऑफ F फ्रॉम इक्वेशन 1 टू इक्वेशन 2, ये आप लिख सकते हैं, नोट्स बनाएंगे जब। तो वैल्यू पुट करने पर आपको क्या मिलेगा, वैल्यू पुट करने पर आपको मिलेगा E इक्वल टू, देखिए मैं यहाँ पर डायरेक्ट लिख रहा हूँ, जब मैं F का वैल्यू पुट करूँगा यहाँ पर तो इस Q0 से ऊपर वाला Q0 कट जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, बचेगा केवल ए वाला टर्म और Q और R² वाला टर्म और यूनिट वेक्टर वाला टर्म, यानी कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और Q अपॉन R का स्क्वायर R वेक्टर, यानी कि इतना मैग्नेटिक, इतना इलेक्ट्रिक फील्ड इस पर्टिकुलर पॉइंट पर होगा। यानी कि अगर इनका वैल्यू हमको पता है तो यहाँ पर हम मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। तो एक डिस्क्रिप्टिव फार्मूला है, कूलम्स लॉ से फोर्स निकाल करके उसका वैल्यू जनरल फार्मूले में पुट करके हमने इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर पता किया। क्लियर टू ऑल, तो इस तरीके से हम ये पता कर सकते हैं, और इससे हमें ये पता चलता है कि E इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस, यानी कि डिस्टेंस के इनवर्स के स्क्वायर के डायरेक्ट इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, यानी कि इनवर्स स्क्वायर लॉ फॉलो करता है। जितना हम दूर जाएंगे चार्ज से उतना ही इलेक्ट्रिक फील्ड उससे स्क्वायर की टर्म्स में कम होता जाएगा, जितना पास होंगे उतना ज़्यादा उसका स्ट्रेंथ ज़्यादा होगा, और जितना हम चार्ज से दूर जाएंगे उतना ही इलेक्ट्रिक फील्ड का डिस्टेंस कम होगा। तो ये इन्फॉर्मेशन हमें यहाँ से मिला। ओके, क्लियर टू ऑल नाउ। तो ये तो सिंगल चार्ज की वजह से था। सिमिलरली वी कैन फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू मल्टीपल चार्जेज। तो वो हम कैसे फाइंड करते हैं, देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू मल्टीपल चार्जेज, मैं इसी में थोड़ा सा मॉडिफिकेशन कर रहा हूँ, ड्यू टू मल्टीपल, या इसको चार्जेज, आपको ऐसा नहीं करना है, आपको कटिंग नहीं करना है, आपको तो अगला टॉपिक बना के अलग से लिखना है। इसको हम सिस्टम ऑफ चार्जेज भी लिखते हैं, और मैं यहाँ पे स्लेश लगा रहा हूँ, सिस्टम ऑफ चार्जेज, सिस्टम ऑफ चार्जेज। क्लियर, यानी कि बहुत सारे चार्ज अगर रखे होते हैं तो किस तरीके से इंटरेक्शन फोर्स का यूज करके हम टोटल ई निकालते हैं। तो देखिए जनरल सुपरपोजिशन प्रिंसिपल का यूज करते हैं। सुपरपोजिशन का मतलब आपको पता है, एक सिंपल एल्जेब्रिकल तरीके से हम सम करके ओवरऑल वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हैं। कैसे, जैसे कि
एक पर्टिकुलर बहुत सारे चार्ज हैं, एक Q1 है, दूसरा Q2 है, तीसरा Q3 है, बहुत सारे हैं। सपोज किया लास्ट वाला Qn है। क्लियर टू ऑल। सपोज किया मेरा टेस्ट चार्ज यहाँ पर रखा हुआ है, पॉइंट P है, यहाँ पर मेरा टेस्ट चार्ज Q0 रखा हुआ है। तो अब इस टेस्ट चार्ज पर फोर्स लगेगा, किन की वजह से? जितने भी चार्ज रखे हुए हैं सारे चार्ज इस पर फोर्स एक्सर्ट करेंगे। या सिंपल अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड की टर्म्स में बात करूं तो सारे चार्जेस के अराउंड इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप होगा। तो इसकी वजह से यहाँ पर जो ओवरऑल इलेक्ट्रिक फील्ड है वो उसका स्ट्रेंथ क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा, है ना। तो सपोज किया मैं एक सिंपल तरीके से कूलम्ब्स लॉ का यूज करके फोर्स फाइंड आउट करके टोटल ई निकालूंगा। तो इसकी वजह से मैं यहाँ पर इस तरीके से डॉटेड लाइन बना रहा हूँ। इसकी वजह से जो फोर्स लगेगा या जो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होगा वो इस तरफ होगा, यानी कि इसको मैं E1 बोल देता हूँ अगर इलेक्ट्रिक फील्ड में फाइंड आउट कर रहा हूँ। और इसकी वजह से मैं यहाँ पर जो है इसको मैं डिस्टेंस में यहाँ से इसका पोजीशन वेक्टर R1 ले लेता हूँ, Q2 का पोजीशन वेक्टर R2 ले लेता हूँ। और सपोज किया कि इसकी वजह से इस तरफ जो है E2 फील्ड डेवलप हो रहा है। सिमिलरली Q3 की वजह से, तो Q3 यहाँ पर है, तो ये आपका Q3 है, तो मैं इसका पोजीशन वेक्टर R3 सपोज कर लेता हूँ। और इस तरफ आपका E3 फील्ड डेवलप होगा। और सिमिलरली N की वजह से मैं यहाँ पर जो है En सपोज कर लेता हूँ और इसका पोजीशन वेक्टर दैट विल बी Rn इसका पोजीशन वेक्टर होगा। तो ओवरऑल इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर कितना होगा? देखिए अभी हमने पढ़ा था कि एक सिंगल चार्ज की वजह से कितना इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप होता है बाय यूजिंग कूलम्ब्स लॉ। इसमें से यानी कि ये Q0 रिमूव हो गया था, कैंसिल आउट हो गया था, तो हमारा जो इलेक्ट्रिक फील्ड जो निकला था वो कितना निकला था आपको याद भी होगा, याद कर लीजिए अगर याद ना हो तो 1/4πε0 Q/r का स्क्वायर, यानी कि टेस्ट चार्ज रिमूव हो गया था क्योंकि वो डिवाइड होकर के कैंसिल आउट हो गया था। तो E1 कितना होगा? मैं यहाँ पर डायरेक्ट लिख रहा हूँ। तो E1 आपका होगा E1 = 1/4πε0 और Q1 है तो 1 लगा देंगे अपॉन R1, क्योंकि ये R1 ले रहा हूँ तो R1 का स्क्वायर। और डायरेक्शन अगर मैं वेक्टोरियल फॉर्म में रिप्रेजेंट कर रहा हूँ तो वी हैव टू राइट डायरेक्शन ऑल्सो, इसका डायरेक्शन का यूनिट वेक्टर लिखना पड़ेगा आपको। तो R1 कैप ये हो गया आपका फर्स्ट। सेकंड सिमिलरली E2 का वैल्यू कितना होगा? E2 Q2 पर डिपेंडेंट है तो इसका वैल्यू हो जाएगा 1/4πε0 Q2/R2 का स्क्वायर और दिस विल बी R2 कैप नंबर सेकंड। सिमिलरली En का क्या होगा? E3 का भी आप लिख सकते हैं। En का आपका होगा 1/4πε0 Qn/Rn का स्क्वायर Rn कैप। दिस विल बी आवर थर्ड इक्वेशन। थर्ड नहीं होगा, हालांकि nth इक्वेशन होगा क्योंकि हमने डॉटेड लगा करके यहाँ पर nth क्वांटिटी को रिप्रेजेंट किया हुआ है। तो E पर इस जो E का जो वैल्यू है वो इस पर्टिकुलर पॉइंट P पर कितना होगा? दैट विल बी एडेड एल्जेब्रिकली, यानी कि वो एल्जेब्रिकली ऐड हो जाएगा, एल्जेब्रिकली ऐड होकर के। और उसके लिए हम कौन सा प्रिंसिपल बोलते हैं? उसे बोलते हैं हम सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। तो वाई यूजिंग सुपरपोजिशन यहाँ पर आपको लिखना होगा, ये वाई यूजिंग सुपरपोजिशन प्रिंसिपल मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। मैं इसको वाई यूजिंग प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P। सपोज किया ये E है तो कितना हो जाएगा? E1 + E2 + En। सपोज दिस इज इक्वेशन 4 एंड पुटिंग, आप यहाँ इसके बाद आपको लिखना होगा पुटिंग ऑल द वैल्यू ऑफ E1, E2 एंड En इन इक्वेशन नंबर 4। तो आप इसमें वैल्यू पुट करेंगे, मैं ऊपर से मिटा रहा हूँ। तो वैल्यू पुट करने पर आपको कितना मिलेगा? ये दैट यू विल ऑब्टेन E = जब इस आप सारे वैल्यू पुट करोगे तो 1/4πε0 Q1/R1 का स्क्वायर R1 कैप 1/4πε0 Q2/R2 का स्क्वायर R2 कैप प्लस 1/4πε0
एप्सिलॉन नॉट Q1 अपॉन Rn का स्क्वायर Rn कैप. ओके, दिस इज टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट E. डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में लिख रहे हैं, कॉमन ले लीजिए जो टर्म्स कॉमन आ रहे हैं, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कॉमन आ जाएगा. तो यहाँ पर अंदर होगा Q1 अपॉन R1 का स्क्वायर R1 कैप प्लस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, सॉरी ये तो कॉमन ले लिया है, इसको नहीं लिखना है हमें, तो ये Q2 अपॉन R2 का स्क्वायर R2 कैप, और ये इन्फिनिटी तक जाएगा तो Q1 अपॉन Rn का स्क्वायर Rn कैप. ओके, इसको हम एक और तरीके से सिंपल मैथमेटिकल तरीके से भी लिख सकते हैं, समीशन लगा के. अगर आपको वो नहीं पता हो तो वो देख लीजिए. देखिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट समीशन, यानी कि एक मैथमेटिकल टर्म है, मैंने यहाँ पे लिमिट लगा दी i = 1 से लेकर के i = n. ये समीशन का सिंबल है, इसमें जनरली एडिशन एडिटिव क्वांटिटी के लिए इसको रिप्रेजेंट करते हैं हम स्टैटिक्स में. तो इसमें देखिए अब मैं किस तरीके से लिख रहा हूँ, मैं 1 की जगह पे लिखूँगा i, और इस तरीके से इसको मैंने लिख दिया, ये आपका e है. तो देखिए अब क्या होगा, पहले 1 आएगा i की जगह, समीशन है, फिर प्लस आएगा, फिर i की जगह 2 आएगा, फिर 3 आएगा, इस तरह से n क्वांटिटी तक आ करके जो है ये पूरा इस तरीके से इस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा. यानी कि सिंपल तरीका हुआ लिखने का. तो इस तरीके से इतना इलेक्ट्रिक फील्ड सिस्टम ऑफ चार्जेस की वजह से किसी पर्टिकुलर पॉइंट P पर डेवलप होगा. क्लियर? नाउ लेट अस सी सेकंड टॉपिक, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एंड देयर प्रॉपर्टीज. तो अभी तक हमने मैथमेटिकल फॉर्मूले पढ़े इलेक्ट्रिक फील्ड के. नाउ वी विल स्टडी अबाउट विजुअलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एंड देयर प्रॉपर्टीज. तो देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को हम विजुअलाइज कैसे करें, किस तरीके से इसको हम फील करें, या किस तरीके से इसको हम अंडरस्टैंड करें. तो इसके लिए देखिए आपको याद होगा क्लास 10th में कि अगर हम एक मैग्नेट के सराउंडिंग मैग्नेटिक फील्ड अगर हमें पता करना हो कि वो कहाँ तक है, किस तरफ वो कर्व मतलब मुड़ रहा है, किस तरफ उसका डायरेक्शन, उसका स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा है, किस तरफ उसका डायरेक्शन या उसका जो स्ट्रेंथ है वो कम है. तो इसके लिए आपको ये याद होगा कि हम एक कंपास नीडल का यूज करते थे और उसे एक मैग्नेट के चारों तरफ घुमा फिरा के उससे हम जिस तरफ उसका जो नीडल होता था वो घूमता था, तो उससे हम उसका पता कर लेते थे कि मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन किधर है. अगर आपको याद ना आ रहा हो वो पिक्चोरियल रिप्रेजेंटेशन, तो आप ये पिक देखिए. क्लियर? तो इस पिक में आपको दिखा होगा कि किस तरीके से हम मैग्नेटिक नीडल का यूज करके, मैग्नेटिक कंपास का यूज करके हम इसको विजुलाइज कर लेते हैं. सिमिलरली इलेक्ट्रिक फील्ड को विजुलाइज करने के लिए हम किसका यूज करेंगे, तो मैंने बताया था आपको Q0 यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज. यानी कि हम यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को भी एक पर्टिकुलर चार्ज के सोर्स चार्ज के सराउंडिंग घुमा फिरा के ये पता कर सकते हैं कि कहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स हैं और कहाँ पर नहीं हैं. यानी कि कहाँ पर उनका स्ट्रेंथ ज़्यादा है, कहाँ पर स्ट्रेंथ कम है. तो ये सारी चीज़ें जो है बाय पुटिंग अ टेस्ट चार्ज वी कैन विजुलाइज, वी कैन डिटरमाइन इलेक्ट्रिक फील्ड. सबसे पहले ये जो कॉन्सेप्ट फेमस साइंटिस्ट माइकल फैराडे ने दिया था, और लाइन्स ऑफ फोर्स उन्हें बोला था इन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स को. मोस्ट अप्रोप्रिएटली वी कैन से फील्ड लाइन्स, यानी कि उन्हें फील्ड लाइन्स हम बोलेंगे जो है. तो देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स. तो हाउ कैन वी डिफाइन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स. तो एक मैंने आपको बताया था कि हम देख नहीं सकते हैं, दिस इज एन इमेजिनरी कर्व. सो वी कैन डिफाइन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स एज इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स आर इमेजिनरी लाइन और इमेजिनरी कर्व. Electric field lines are imaginary lines or imaginary curve on which a unit positive test charge would tend to move when free. माने कि यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज मूव करेगा जब वो फ्री होगा, और उस पर्टिकुलर यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज की डायरेक्शन के अकॉर्डिंग हमें पता कर लेंगे कि किधर की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस मूव कर रही हैं. ओके,
तो इस तरीके से इसको हम डिफाइन कर देते हैं। मैं डेफिनेशन फिर से बता रहा हूँ, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर इमेजिनरी लाइंस और इमेजिनरी कर्व और विच यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज वो टेंड टू मूव व्हेन फ्री, यानी कि जब यूनिट टेस्ट चार्ज फ्री होता है तो वो उस पर मूव करेगा बिना किसी बाउंडेशन के। ओके, कर्व किस तरीके से होती है, इस तरीके का एक कर्व होती है। एंड इसमें एक लाइन आप और जोड़ सकते हैं डेफिनेशन में, एंड टेंजेंट ऑन विच गिव्स द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट दैट पॉइंट। टेंजेंट का मतलब, एक टेंजेंट यहाँ पर एक वर्ड यूज होगा, टेंजेंट का मतलब आपने पढ़ा होगा ट्रिगोनोमेट्री में 10th में, एक टच करती हुई लाइन। किसी भी कर्व को अगर हम टच करके कोई लाइन बना दें, बिल्कुल उसको टच करते हुए, तो उस लाइन को हम बोलते हैं कि वो टेंजेंट है, स्पर्शज्या हिंदी में उसको बोला जाता है। तो सपोज किया ये कर्व है और एक सिंपल कर्व नहीं होगा, जिस तरीके से एक लाइट के बल्ब से चारों तरफ लाइट की रेज निकलती हैं, सिमिलरली एक चार्ज से भी 3D पैटर्न में उसके चारों तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकलती हैं। तो सपोज किया एक कर्व है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के कर्व हैं और इमेजिनरी कर्व है। यहाँ पर अगर हम एक टेंजेंट अगर बनाएंगे इस तरीके से, कहीं भी आप टेंजेंट बनाएं तो ये टेंजेंट टच करती हुई लाइन क्या बताएगी आपको, दैट रिप्रेजेंट्स द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी कि वो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करेगी। ये कॉन्सेप्ट दिया था माइकल फैराडे ने, यानी कि कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स हो, अगर उस पर आप टेंजेंट ड्रॉ कर दो तो दैट टेंजेंट गिव्स द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। इसको याद रखना आप कॉन्सेप्ट को, आप जो क्लियर टू ऑल। तो इस तरीके से हम इसका जो है डिफाइन करते हैं और टेंजेंट वाला कॉन्सेप्ट इस पर हम अप्लाई करते हैं। क्लियर ना। अब इसकी प्रॉपर्टीज क्या हैं, तो प्रॉपर्टी देखिए, प्रॉपर्टीज को अच्छी तरीके से समझ लीजिएगा क्योंकि एग्जाम के पर्पज से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। प्रॉपर्टीज आती भी है एग्जाम्स में, है ना, तो याद रखिएगा। प्रॉपर्टीज कौन कौन सी होंगी, प्रॉपर्टीज तो देखिए, प्रॉपर्टीज सबसे पहली जो प्रॉपर्टी है बहुत ही जनरल प्रॉपर्टी है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ड्यू टू अ सिंगल आइसोलेटेड पॉजिटिव चार्ज और सिंगल आइसोलेटेड नेगेटिव चार्ज लुक्स लाइक दिस। इस तरीके से वो दिखती हैं, एक पॉजिटिव चार्ज है, एक नेगेटिव चार्ज है। तो पॉजिटिव चार्ज से ए आउटवर्ड, रेडियली आउटवर्ड, यानी कि सेंटर से अगर हम देखें तो इस तरीके से बाहर की तरफ निकलती हैं, रेडियली आउटवर्ड एंड गोज टू इन्फिनिटी, बहुत सारी होती हैं चारों तरफ, 3D पैटर्न होता है। और अगर नेगेटिव चार्ज है तो इस तरीके से इनवर्ड, रेडियली इनवर्ड, अंदर की तरफ आती हुई दिखती हैं, दिखती नहीं है, फील होती हैं। बाय एक्सपेरिमेंट्स वी कैन फील और वी कैन एज्यूम और वी कैन प्रूव भी कर सकते हैं। ओके, सो इस तरीके से, यानी कि फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या है, पूरा सिंगल आइसोलेटेड पॉजिटिव चार्ज, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर स्ट्रेट लाइंस एंड इट गोज फ्रॉम सोर्स चार्ज टू इन्फिनिटी इन रेडियली आउटवर्ड डायरेक्शन। Similarly, for a negative single isolated charge, the electric field lines looks it coming out from infinity radially inward toward the center of the charge, यानी कि इन्फिनिटी से सेंटर चार्ज की तरफ जो है रेडियली इनवर्ड हो रही हैं। तो ये आइसोलेटेड चार्ज की प्रॉपर्टी है। क्लियर। इसके बाद सेकंड प्रॉपर्टी देखिए, सेकंड प्रॉपर्टी देखिए, सेकंड तो देखिए, अगर आपके पास जनरली पेयर ऑफ चार्ज है, यानी कि सपोज किया पॉजिटिव है या नेगेटिव है या डिफरेंट भी हो सकते हैं, वो भी बताऊंगा, थर्ड प्रॉपर्टी में बताऊंगा मैं। सपोज किया दो चार्ज हैं, एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, तो इसके अराउंडिंग क्या होगा, मैंने आपको अभी बताया था, इसके अराउंड या इसके सराउंडिंग्स जो है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो है निकलेंगी चारों तरफ, जो है इसका हम पैटर्न बनाए इस तरीके से, चारों तरफ निकलती हैं। स्फेरिकल सिमेट्री होती है, 3D पैटर्न होता है। तो देखिए क्या होगा, अगर इक्वल स्ट्रेंथ के आपके पास चार्ज हैं, मैं पॉजिटिव सेम चार्ज लेकर के चल रहा हूँ, यहाँ पर मैं नेगेटिव लेकर के बताऊँगा आपको। तो देखिए, अगर सेम टाइप के चार्ज हैं तो क्या होगा कि इनके अगर इनका स्ट्रेंथ अगर सेम है दोनों चार्जेज का, तो बीच में बिल्कुल मिड पॉइंट में, क्योंकि मिड पॉइंट होगा दोनों चार्जेज के बीच का, वहाँ पे क्या होगा, इनके बीच में बिल्कुल रिपल्सन होगा। रिपल्सन होने पर क्या होगा, ये जो फील्ड लाइंस हैं, ये रिपल्सन हम कब मानते हैं, रिपल्सन हम जब मानते हैं फील्ड लाइंस में इंटरेक्शन हो रहा होता है, या फोर्स भी तभी माना जाता है, क्योंकि इन लाइंस के बिना हम फोर्स का या इंटरेक्शन वाला कॉन्सेप्ट में अप्लाई नहीं कर सकते हैं। तो अगर दो चार्जेज के हैं, अगर सेम टाइप के चार्ज हैं, लाइक चार्जेज हैं, और उनका स्ट्रेंथ अगर सेम है, तो बिल्कुल मिड पॉइंट में ये लाइंस इस तरह से रिपल्स करेंगे एक दूसरे को।
रिपल्स करने का मतलब है एक दूसरे को इंटरेक्ट नहीं करेगी, इंटरसेक्ट नहीं करेंगी। इंटरसेक्ट क्यों नहीं करती है वो मैं लास्ट वाली प्रॉपर्टी में आपको बताऊंगा। इंटरसेक्शन नहीं करती हैं तो ये क्या हो जाएगा, अपनी जगह से थोड़ा सा मुड़ जाती हैं और अपना डायरेक्शन बदल लेती है, यानी कि यहाँ पर जो इस तरीके से मुड़ जाएंगी और इन्फिनिटी तक जाएंगी, बहुत सारी लाइन्स निकलेंगी इस तरीके से। तो बीच में ये जो मिलेगा आपको यहाँ पर बीच में देखा जाए तो एक यहाँ पर आपको न्यूट्रल एन मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, न्यूट्रल पॉइंट्स आपको मिलेंगे। न्यूट्रल पॉइंट्स का मतलब यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो जाता है। द पॉइंट्स ऑन विच इलेक्ट्रिक फील्ड इज जीरो इज कॉल्ड न्यूट्रल पॉइंट, यानी कि जहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होता है उसे हम न्यूट्रल पॉइंट बोलते हैं, कैपिटल एन से, जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं। और यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ही वो जीरो होता है। सिमिलरली अगर नेगेटिव चार्ज होंगे तो नेगेटिव में आपको पता है कि वो रेडियली इनवर्ड होती हैं, लाइंस अंदर की तरफ आती हैं। तो देखिए फिर से वही बीच में न्यूट्रल पॉइंट्स मिलेंगे आपको जहाँ पर ई आपका जीरो होगा और बाकी का इन्फिनिटी तक इनवर्ड। आप कर्व दे सकते हैं, कर्व बना सकते हैं, नो प्रॉब्लम, इस तरीके से। क्लियर? तो इस तरीके से एक पर्टिकुलर सेम चार्जेज का, लाइक चार्जेज की हम लाइंस ड्रॉ कर सकते हैं और उनके बीच में न्यूट्रल पॉइंट्स को दिखा सकते हैं। यानी कि सिंपल सी बात है कि जहाँ पर इंटरेक्शन होगा, जहाँ पर सेम मैग्नीट्यूड होगा दोनों चार्जेज का, अगर अलग अलग चार्जेज होंगे तो डिस्टेंस डिपेंड करेगा किस तरफ का चार्ज का वैल्यू जो है जाना है, उस तरफ उसका जो न्यूट्रल पॉइंट आपको मिलेगा। सेम होंगे तो बिल्कुल मिडिल में आपको मिलेगा और उससे हम कैलकुलेट कर सकते हैं कि आपका जो पर्टिकुलर जो पैटर्न है जहाँ पर न्यूट्रल पॉइंट मिलेंगे वहाँ पर ई किस तरह से आप एक सिंपल टर्म्स में आप दिखा सकते हो जो है। क्लियर टू ऑल? तो दिस इज अवर सेकंड प्रॉपर्टी। थर्ड प्रॉपर्टी क्या है? थर्ड प्रॉपर्टी देखिए, थर्ड प्रॉपर्टी जो है चार्जेस की, अब मैंने बताया था आपको, अगर यहाँ पर अभी हमने सेकंड प्रॉपर्टी में हमने क्या लिया था, सेकंड प्रॉपर्टी में हमने सेम टाइप के चार्ज लिए थे। अगर हम सेम टाइप के चार्ज तो लें लेकिन अगर वो कैसे हों, अनलाइक हों, यानी कि एक पॉजिटिव एक नेगेटिव है, एक नेगेटिव एक पॉजिटिव, यानी कि इस तरीके से चार्जेज हों, तो अब कैसा पैटर्न बनेगा। अब देखिए, अब इस सिस्टम को जहाँ पर टू सेम मैग्नीट्यूड के अपोजिट चार्ज रखे होते हैं उसको हम फिजिक्स में बोलते हैं इलेक्ट्रिक डायपोल। क्लियर टू ऑल? तो इलेक्ट्रिक डायपोल द सिस्टम ऑफ पेयर ऑफ टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेज। ओके, तो सिस्टम को हम फिजिक्स में क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक डायपोल। तो इलेक्ट्रिक डायपोल अगर है तो इलेक्ट्रिक डायपोल पर इस तरीके से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का पैटर्न होता है, यानी कि पॉजिटिव से जाती हैं और नेगेटिव पर जाकर के ख़त्म होती हैं, जस्ट लाइक मैग्नेटिक फील्ड। यानी कि इस तरीके से पैटर्न बनेगा, पूरा एक स्फेरिकल सिमेट्री रखता है पैटर्न। हम इस तरीके से लास्ट में दिखा देते हैं। हालांकि ये जो मैं ये लाइंस बना रहा हूँ, ये लाइंस ओपन नहीं है, ये क्लोज्ड है, काफ़ी दूर से आकर के मिलेंगी। तो इस तरीके से पॉजिटिव है तो आउटवर्ड और नेगेटिव है तो इनवर्ड। इस तरीके से हम एक पर्टिकुलर डायपोल का पैटर्न हम बना सकते हैं। क्लोज्ड पैटर्न होता है डायपोल का। तो ये इसकी थर्ड प्रॉपर्टी है। फोर्थ प्रॉपर्टी क्या है? अगर आपका जो चार्ज है वो एक सिंपल लीनियर चार्ज है, लाइन चार्ज है, या इस तरह से एक प्लेन शीट है कोई जिसमें चार्ज है, तो इससे जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकलेंगी, दैट इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस लुक्स लाइक दिस। यानी कि ये दोनों तरफ से, ये बोर्ड पर दोनों तरफ ही दिखेगा आपको, लेकिन ये होता चारों तरफ है, यानी कि इन ऑल डायरेक्शन, जितनी भी डायरेक्शन होती हैं। और ये लाइंस आपको दिख रही हैं इक्वल डिस्टेंट हैं, यानी कि इनके बीच में जो डिस्टेंस है वो सेम है। इक्वल डिस्टेंट वर्ड यूज करते हैं। और ये लाइंस कैसी हैं? पैरेलल हैं, और ये पर्टिकुलर लाइन चार्ज या लाइन शीट से शुरू होकर के इन्फिनिटी तक मूव करेंगी। तो ये प्रॉपर्टी है आपकी नंबर 4। और जो नंबर 5 जो प्रॉपर्टी है वो प्रॉपर्टी क्या है? वो प्रॉपर्टी वो है जो मैंने आपको डेफिनेशन में बताया था कि द टेंजेंट ऑन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस गिव्स द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। यानी कि अगर हम टेंजेंट ड्रॉ कर दें किसी पर्टिकुलर इमेजनरी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पर, तो वो टेंजेंट क्या दिखाती है? दैट टेंजेंट रिप्रेजेंट डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ये 5th प्रॉपर्टी है। और इसमें एक इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी और है, इसी में इंक्लूड कर देते हैं उसको हम 5th में, जो है वो है आपका
कि टू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर, इस तरीके से नहीं काटती हैं एक दूसरे को। जैसे एक लाइन इधर जा रही है, इधर जा रही है, क्रॉस नहीं करेंगी। मैंने बताया था अभी पहले जो पैटर्न बताया था इसके पहले नंबर सेकंड पे, इंटरेक्ट करके बीच में मुड़ जाती हैं वो अपनी डायरेक्शन से, मतलब अपनी जगह से मुड़ जाएंगी, लेकिन क्रॉस नहीं करेंगी। क्रॉस इसलिए भी नहीं करेंगी, अगर हम इसकी मैथमेटिकल टर्म्स में आपको समझाने के लिए अगर हम बात करें तो हमने आपको बताया था कि जो टेंजेंट होता है वो टेंजेंट किसको रिप्रेजेंट करता है, वो टेंजेंट जो है डायरेक्शन रिप्रेजेंट करता है। तो अगर यहाँ पर टेंजेंट हम ड्रॉ करें तो देखो एक टेंजेंट तो यहाँ ड्रॉ होगी, एक टेंजेंट इस तरफ ड्रॉ होगी टच करते हुए लाइन, यानी कि एक ए लाइन को टच करके बना रहे हैं, एक बी को टच करके बना रहे हैं। तो दो डायरेक्शन हो रही है इलेक्ट्रिक फील्ड की एक पॉइंट पे, और दो डायरेक्शन हो रही है तो ये क्या हो गया, फिर तो वेक्टर क्वांटिटी रहा ही नहीं, मिसकॉन्सेप्शन हो गया, मिसकॉन्सेप्ट हो गया फिजिक्स में, कॉन्सेप्ट हमारा गलत हो जाएगा आगे का। यानी कि एक पर्टिकुलर पॉइंट पर एक क्वांटिटी का केवल एक ही डायरेक्शन होगा, यानी कि यहाँ पर इनके दो डायरेक्शन शो होंगे, तो इसलिए ये मैथमेटिकली भी गलत होगा। तो इसलिए दो लाइनें कभी इंटरसेक्ट नहीं करती हैं। सो रिमेंबर दैट two electric field lines never intersect each other because if they do there can be two tangent on a single point that would not be possible. Clear to all? तो इस तरीके से इस पैटर्न को हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज अवर नेक्स्ट टॉपिक। तो देखिए इलेक्ट्रिक फ्लक्स में एक्चुअली क्या है, देखिए आपने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस और उनकी प्रॉपर्टी आपने देखी और समझी, तो लेकिन फिजिक्स कोई हिस्ट्री नहीं है कि आपने केवल विजुलाइज कर लिया, आपने समझ लिया सफिशिएंट है। फिजिक्स एक्चुअली एक अप्लाइड साइंस है, एक मैथमेटिकल साइंस है। तो इसका एप्लीकेशन यूज करने के लिए, इसको एप्लीकेशन में लाने के लिए वी हैव टू विजुलाइज इट इन मैथमेटिकल फॉर्म, यानी कि मैथमेटिकल फॉर्म में इसको हमें विजुलाइज या रिप्रेजेंट करना पड़ेगा। तो हम कैसे पता करें कि किसी पर्टिकुलर जगह से कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकल रही हैं, क्योंकि विजिबल तो है नहीं। तो इसके लिए वी विल इंट्रोड्यूस द कॉन्सेप्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इसके लिए हमें इलेक्ट्रिक फ्लक्स कॉन्सेप्ट को यूज करना पड़ेगा। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या है, एक्चुअली इसको हम अगर डिफाइन करें तो सिंपल तरीके से हम डिफाइन कर सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज डिफाइंड एज हाउ मैनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू अ पर्टिकुलर एरिया नॉर्मली, यानी किसी पर्टिकुलर एरिया से कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नॉर्मली निकल रही हैं, परपेंडिकुलरली निकल रही हैं। तो उसको हम फिजिक्स की लैंग्वेज में उसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स है वो। तो नॉर्मली इसमें वर्ड क्यों अटैच हुआ, क्योंकि नॉर्मली लेने से जो है कैलकुलेशन करना काफ़ी ईजी हो जाता है। अगर नॉर्मल ना हो तो वी हैव टू फाइंड आउट इट्स कॉम्पोनेंट अलोंग नॉर्मल। उसके लिए हम एरिया वेक्टर वाला कॉन्सेप्ट अप्लाई करते हैं, जिसको अप्लाई करने से उस पर्टिकुलर डायरेक्शन को विजुलाइज कर पाना, उसको रिप्रेजेंट कर पाना बड़ा आसान हो जाता है। तो देखिए एरिया वेक्टर समझ लीजिए पहले कि एरिया वेक्टर क्या होता है। देखिए एक पर्टिकुलर कोई एरिया है, कोई एक प्लेन शीट है, और इस पर्टिकुलर इसका जो सपोज किया जो सरफेस एरिया है वो आपका डेल्टा एस है। तो इस पर जो नॉर्मल मैं ड्रॉ करूंगा दैट विल बी परपेंडिकुलर, बिल्कुल 90 डिग्री का एंगल बनाएगा सरफेस से, डाउनवर्ड भी हो सकता है, वे भी इन डाउनवर्ड डायरेक्शन। सिंप्लीफाई करने के पर्पज से या सिंपल क्या है कि मैंने अपनी सुविधा के लिए ऊपर की तरफ बना लिया है, तो ये नॉर्मल हो गया। तो इसमें जो एरिया वेक्टर होगा जो डेल्टा एस, फिजिक्स में एक्चुअली क्या होता है कि बड़ी क्वांटिटी मतलब मीडियम साइज की क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए डेल्टा वर्ड यूज करते हैं। और कोई अगर जैसे बहुत बड़ी सरफेस है और उसमें छोटा सा कोई मेरे को एरिया एलिमेंट लेना है तो मैं डी वर्ड डेल्टा एस डी यूज करूँगा। ये बड़ा डेल्टा हो गया, आपका छोटा वाला डी हो गया आपका। क्लियर? तो इसमें अगर मैं एरिया वेक्टर को डिफाइन करूंगा तो एरिया वेक्टर को डिफाइन करने के लिए मैं एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर दूंगा उस एरिया से टच करते हुए, और वो दैट लाइन विल रिप्रेजेंट द डायरेक्शन ऑफ एरिया वेक्टर, यानी कि वो एरिया वेक्टर एलिमेंट का डायरेक्शन रिप्रेजेंट करेगी, जिसको मैं इस तरीके से लिख सकता हूँ डेल्टा एस वेक्टर की फॉर्म में अगर मैं लिखूंगा, क्योंकि एरिया वेक्टर तो होता नहीं है, लेकिन एरिया को अगर हम एलिमेंट की फॉर्म में वेक्टोरियल फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं तो इस तरीके से इसको हम लिखते हैं डेल्टा एस एन कैप, यानी कि इसके साथ में एक यूनिट वेक्टर में अटैच अगर मैंने कर दिया नॉर्मली आउटवर्ड, तो उसके साथ में मैं अगर एरिया का मल्टीप्लाई कर दूं जितना वो एरिया है जहाँ से वो नॉर्मल मैंने ड्रॉ किया है, तो जो आपको वैल्यू मिलेगा दैट वैल्यू विल बी कॉल्ड एरिया वेक्टर। तो उस वैल्यू को मैं एरिया वेक्टर बोलूँगा। सिमिलरली अगर छोटा एरिया है तो एक इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, डी एस इक्वल टू, यहाँ पर भी नॉर्मल कॉम्पोनेंट में लूँगा एरिया का, तो ये हो जाएगा आपका डी एस
एन कैप। तो इस तरीके से आप एरिया वेक्टर को डिफाइन कर सकते हैं, यानी एरिया वेक्टर या सच टाइप ऑफ क्वांटिटी दैट इज ऑलवेज आउटवर्ड नॉर्मली फ्रॉम द सरफेस से आउटवर्ड होता है नॉर्मल। इसका फ़ायदा क्या होता है, फ़ायदा आप देखेंगे अभी। देखिए इलेक्ट्रिक फ्लक्स को जब हम डिफाइन करते हैं, ऑलरेडी लिखा हुआ है यहाँ पर इलेक्ट्रिक फ्लक्स, तो मैंने आपको बताया था किसी पर्टिकुलर एरिया से कितनी नंबर ऑफ फील्ड लाइंस निकल रही हैं, उसको मैं क्या बोलता हूँ, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। जैसे कि कोई एक सरफेस है इस तरीके से, और इस सरफेस से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास हो रही हैं, इधर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इधर से आ रही हैं, बीच में सरफेस लगा दिया तो इसके अंदर से इस तरीके से लाइंस जो है निकल जाएंगी क्रॉस करते हुए। तो कितनी निकल रही है वो पता कैसे करूँगा मैं, यानी कि उस इलेक्ट्रिक फील्ड का अगर मैं मल्टीप्लाई उस पर्टिकुलर एरिया से कर दूंगा तो मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड मिल जाएगा। यानी कि ये आपका सपोज के डेल्टा एस हो गया आपका, और ये आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं। तो फ्लक्स को मैं ग्रीक लेटर फाई से इंडिकेट करूँगा, ये फाई है, और ये फाई आप कितना हो जाएगा, ई इंटू डी एस। दिस इज द सिंपल फार्मूला ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड मल्टीप्लाई बाय एरिया। और इसका यूनिट आपको पता है, ई का क्या होता है, न्यूटन। ई का फार्मूला आपको याद है, नहीं याद है तो बता देता हूँ, ए इक्वल टू एफ अपॉन क्यू नॉट। तो इसका यूनिट क्या हो जाएगा, इसका क्या होता है न्यूटन, इसका क्या होता है कूलाम। तो इसका क्या हो जाएगा न्यूटन पर कूलाम, और एरिया का क्या होता है पता है आपको, यूनिट मीटर स्क्वायर। तो इसके मैं लिख सकता हूँ एन सी इनवर्स एम माइनस 2, दिस इज द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स, है ना। लेकिन अगर ए एरिया तिरछा रखा होता, किसी एंगल पर रखा होता, तो फिर हम कैसे नॉर्मली मेजरमेंट कर पाते। तो उसके लिए देखिए, ध्यान दीजिए, देखिए मैं यहाँ पर इसको समझा रहा हूँ आपको इस तरफ। देखिए अगर एरिया इस तरीके से होता, आपका बिल्कुल तिरछा रखा होता, और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आपके इस तरीके से पास हो रही होती यहाँ से। अब अगर इस पर मैं नॉर्मल देखूँगा तो नॉर्मल आपका इस तरीके से होगा, बिल्कुल ऊपर की तरफ होगा, ये नॉर्मल होगा, यानी कि इसका एरिया वेक्टर ऊपर की तरफ होगा। सपोज किया ये आपका एरिया वेक्टर हो गया, एरिया वेक्टर। मैं एक सिंपल टर्म्स में इसको एक लाइन बना करके दिखाऊंगा। तो देखिए, तो एरिया वेक्टर आपका इस तरफ हो रहा है। अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड के अलोंग इसका, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, मैंने क्रॉस करके दिखा दिया सिंप्लीफाई करने के पर्पज से। तो अगर मैं इस एरिया वेक्टर का एन कैप का अगर मैं इस तरफ कंपोनेंट लूँगा, सपोज के एंगल थीटा है, तो इसका थीटा वाला कंपोनेंट कितना होगा पता है आपको, ये वाला कंपोनेंट कितना होगा आपको, एन कैप कॉस थीटा, पता है आपको। परपेंडिकुलर कंपोनेंट साइन थीटा होता है, ट्रिगोनोमेट्री का यूज करके निकालते हैं 11th में हम कंपोनेंट्स। ये 90 डिग्री वाला कंपोनेंट कौन सा होता है, साइन थीटा, और जो थीटा के पास में होता है वो कौन सा होता है, कॉस थीटा। तो अब यहाँ पर ई कैसे निकालेंगे, सॉरी फ्लक्स कैसे निकालेंगे, फाई इक्वल टू आपका हो जाएगा कितना होता है, ई इंटू डेल्टा एस। सपोज किया ए डेल्टा एस है, तो ये आपका हो जाएगा डेल्टा एस का एरिया वेक्टर वाला कंपोनेंट, तो ये आपका हो जाएगा ई डेल्टा एस एन कैप कॉस थीटा। इस तरीके से इसको मैं जो है लिख सकता हूँ। वेक्टर अभी बाद में लगा देंगे हम, अभी केवल समझ लीजिए आप, इस तरीके से आप इसको मैथमेटिकली रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अगर वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे तो वेक्टर फॉर्म में आपको बताएं कॉस थीटा को हम रिमूव कर देते हैं, उसकी जगह पर डॉट प्रोडक्ट आ जाता है, साइन की जगह पर क्रॉस आता है। तो इसको मैं किस तरीके से लिख सकता हूँ, फाई इक्वल टू ई डॉट डेल्टा एस। यहाँ पर ये डॉट हटेगा तो वो ऑटोमेटिकली कॉस थीटा वहाँ पर आ जाएगा, और डायरेक्शन के लिए आप एन कैप लगा सकते हो, या छोटा फ्लक्स होगा, छोटे के लिए हम इसमें भी डी फाई लगा देते हैं। अगर छोटा एरिया होगा तो डी फाई इक्वल टू ई डॉट डी एस। तो इस तरीके से वी कैन डिफाइन इलेक्ट्रिक फ्लक्स। नाउ लेट्स सी द कॉन्सेप्ट ऑफ इलेक्ट्रिक डायपोल। पहले हम इसका कॉन्सेप्ट समझते हैं, उसके बाद मैथमेटिकल टर्म को देखेंगे, जिसमें एक्चुअल एंड इक्वेटोरियल आते हैं। तो देखिए सबसे पहले इलेक्ट्रिक डायपोल देखिए, इलेक्ट्रिक डायपोल। देखिए इलेक्ट्रिक डायपोल है क्या, एक्चुअली जहाँ पर एक अपोजिट चार्जेज का पेयर होता है और इनके बीच में अगर कुछ सेपरेशन हो
तो दैट पर्टिकुलर सिस्टम ऑफ चार्ज इज कॉल्ड एन इलेक्ट्रिक डायपोल। यानी कि सपोज किया आपके पास एक चार्ज है, सपोज किया माइनस क्यू है, ए प्लस क्यू है, और इनके बीच में एक सेपरेशन है। और सेपरेशन को एक्चुअली इसमें डिफाइन कैसे किया जाता है, इसका एक सेंटर माना जाता है और सेंटर को रेफरेंस मान करके इनका हम सेपरेशन करते हैं। फॉर एग्जांपल इस रेफरेंस से इसका डिस्टेंस स्मॉल ए है, इसका भी सेम स्मॉल ए डिस्टेंस है, तो टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा आपका, टोटल आपका 2a हो जाएगा। तो इस तरीके से इसको हम डिस्टेंस हम करते हैं, जो हमें कॉन्सेप्ट दिया हुआ है फिजिक्स में। सेंटर से रेफरेंस मान करके डिस्टेंस कैलकुलेट करते हैं, यानी जो भी डिस्टेंस आप लेंगे उसका डबल इनके बीच का डिस्टेंस होगा। तो दो चार्ज हैं, माइनस क्यू है प्लस क्यू है, इक्वल एंड अपोजिट चार्ज है, उनके बीच का सेपरेशन 2 है, तो इस सिस्टम ऑफ चार्ज को हम बोलेंगे दैट इज अ इलेक्ट्रिक डायपोल। ओके, अब इसमें एक वेक्टर p डिफाइन कैसे करते हैं। वेक्टर p इज एक्चुअली इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, इट इज इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट वेक्टर। यानी कि इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट वेक्टर को हम डिफाइन करते हैं p इक्वल टू एनी चार्ज यानी q मल्टीप्लाइड बाय डिस्टेंस बिटवीन देम। यानी कि किसी भी एक चार्ज को लेकर के, क्योंकि इक्वल मैग्नीट्यूड के चार्ज होते हैं, उनके बीच के डिस्टेंस का मल्टीप्लाई करने पर जो क्वांटिटी आपको मिलती है दैट क्वांटिटी इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट वेक्टर, जिसका मैग्नीट्यूड किसी भी एक चार्ज के और उनके बीच के डिस्टेंस के मल्टीप्लाई के इक्वल होता है, और इसका जो डायरेक्शन होता है वो माइनस क्यू से प्लस क्यू की तरफ होता है। ओके, तो दिस इज इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट वेक्टर, और इसका जो यूनिट होता है वो यूनिट क्या होता है, चार्ज का कूलम होता है और डिस्टेंस का क्या होता है, मीटर। तो कूलम मीटर इज द ऐसा यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट वेक्टर। ओके, सो हैव यू डू यू अंडरस्टैंड, इलेक्ट्रिक डायपोल इक्वल अपोजिट चार्ज इसको इलेक्ट्रिक डायपोल, और उनके बीच के डिस्टेंस का किसी भी चार्ज के मैग्नीट्यूड से मल्टीप्लाई करने पर जो क्वांटिटी मिलती है उस क्वांटिटी को हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट वेक्टर, और उसको हम p से इंडिकेट करते हैं, जिसका डायरेक्शन माइनस क्यू से प्लस क्यू की तरफ होता है। क्लियर टू ऑल। अगर आप एक वर्ड कहीं पर सुने आइडियल डायपोल और पॉइंट डायपोल तो कंफ्यूज मत होना, ये डायपोल का ही एक टाइप है। अगर टू चार्जेस के बीच में डिस्टेंस कम से कम मिनिमम डिस्टेंस हो जाए, यानी कि अगर हम फिजिक्स की लैंग्वेज में बात करें तो ये जो डिस्टेंस इनके बीच का बिल्कुल ये 2 ही है, अगर ये टेंड्स टू 0 नॉट एग्जैक्ट 0 बट नियर अबाउट 0 बहुत कम डिस्टेंस हो जाए, और अगर चार्ज का वैल्यू बहुत बड़ा हो, बहुत बड़ा चार्ज हो, टेंड्स टू इन्फिनिटी नॉट एग्जैक्ट इन्फिनिटी बट वेरी बिग चार्ज हो, तो उस पर्टिकुलर सिस्टम को हम बोलते हैं आइडियल डायपोल और पॉइंट डायपोल। यानी कि अगर किसी पर्टिकुलर डायपोल का चार्ज का वैल्यू बड़ा हो और उनके बीच का सेपरेशन बहुत कम हो, तो उस पर्टिकुलर डायपोल को हम बोलते हैं आइडियल डायपोल और पॉइंट डायपोल। ओके, देखिए डायपोल का जो ऑक्यूरेंस है, डायपोल जो नेचर में पाया जाता है वो जनरली मॉलिक्यूल्स में होता है। जैसे आप चाहे H2 हो, H2O, HCl, CH4, CO2 कोई भी मॉलिक्यूल हो, इसमें पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेज होते हैं। तो जनरली नेचर में मॉलिक्यूल्स में इसका ऑक्यूरेंस होता है, ये डायपोल पाया जाता है। बस होता ये है कि किसी पर्टिकुलर मॉलिक्यूल में ये जो डायपोल है, ये जो चार्जेज हैं किसी में सेपरेट रहते हैं एक डिस्टेंस पर, किसी में सेपरेट नहीं होते हैं। तो इसीलिए हमने जो इलेक्ट्रिक जो डायपोल हैं या जो मॉलिक्यूल्स हैं जो डायपोल ऑफर करते हैं उनको हमने 2 कैटेगरी में डिवाइड किया हुआ है, नॉन पोलर एंड पोलर। नॉन पोलर मीन यानी कि जिनके मॉलिक्यूल, जैसे कि हम CO2 या CH4 की बात करें, जिसमें एक पॉजिटिव एक नेगेटिव होता है, डायपोल फॉर्म करते हैं, तो उनके जो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेज के जो सेंटर हैं अगर वो कोइंसाइड करते हैं, एक के ऊपर एक कोइंसाइड होते हैं, बिल्कुल उनका जो सेंटर होगा वो इस तरीके से होगा कि बिल्कुल जो है उसी के ऊपर पॉजिटिव है, उसी के ऊपर नेगेटिव है, कोइंसाइड करते हैं, तो उसको हम बोलते हैं कि वो नॉन पोलर है, और CO2 CH4 इस कैटेगरी में आते हैं। लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड जब हम अप्लाई करते हैं इन पर्टिकुलर मॉलिक्यूल्स पे तो वो सेपरेट हो जाते हैं, क्योंकि जो पॉजिटिव वाला होगा वो नेगेटिव की तरफ अट्रैक्ट होगा और नेगेटिव वाला पॉजिटिव की तरफ, तो वो सेपरेट हो जाएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड लगाने पर इनको हम सेपरेट कर सकते हैं। लेकिन किसी में ये ऑलरेडी सेपरेटेड रहते हैं, थोड़ा दूर होते हैं पॉजिटिव नेगेटिव। जैसे कि अगर हम वाटर मॉलिक्यूल की बात करें H2O, तो वहाँ पर इस तरीके से एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, जैसे कि H पॉजिटिव O नेगेटिव, तो ये सेपरेट रहते हैं, तो उन्हें हम बोलते हैं पोलर मॉलिक्यूल्स। ओके,
इलेक्ट्रिक डायपोल का जो सिग्निफिकेंस है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखता है फिजिक्स में। इसकी हेल्प से हम जो इंसुलेटर्स हैं, जो मटेरियल्स हैं, उनका हम इलेक्ट्रिक फील्ड, उनका हम नेचर स्टडी करते हैं। ओके, नाउ चलिए अब हम इलेक्ट्रिक डायपोल की वजह से इन टू पर्टिकुलर पोजीशंस पे, इसमें एक एक्सियल है, दूसरा इक्वेटोरियल है, इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करेंगे। क्योंकि फिजिक्स में मैंने जैसा कि आपको बताया है, किसी कॉन्सेप्ट को समझना ही काफ़ी नहीं होता है, उसका मैथमेटिकल फॉर्म पढ़ना बहुत ज़रूरी होता है फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ न्यूमेरिकल स्किल्स ऑफ फिजिक्स। सो एक्सियल और इक्वेटोरियल पोजीशन पर हम डायपोल की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड का स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले इलेक्ट्रिक फील्ड, मैं उसका सिंबल लिख रहा हूँ यहाँ पर, उसका डायरेक्ट नाम लिखे बिना, तो इलेक्ट्रिक फील्ड E ड्यू टू an electric dipole at an axial position या एक्सियल पॉइंट, पोजीशन की जगह पॉइंट भी यूज कर सकते हैं, यानी कि हम एक्सियल पोजीशन पर देखेंगे। एक्सियल यानी कि जो एक्सिस के अलोंग बिल्कुल स्ट्रेट लाइन, चाहे लेफ्ट में हो, राइट में हो, कहीं पर भी हो सकती है उस पर्टिकुलर डायपोल के। तो उस स्ट्रेट लाइन के उसको टच करते हुए दोनों डायपोल को लाइन को जहाँ पर कोई भी पॉइंट हम मान के चल सकते हैं और वहाँ पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड पता करना है। सपोज किया ये एक डायपोल सिस्टम है, -q, यहाँ पर +q। डिस्टेंस का मैंने आपको बताया था, डिस्टेंस हमेशा कहाँ से मेजरमेंट करते हैं, सेंटर से। तो a + a, और सपोज किया कोई एक एक्सियल लाइन टच करते हुए लाइन इधर हो सकती है, इधर को हो सकती है, दोनों को बीच में से जाती हुई लाइन। तो सपोज किया कि यहाँ पर एक पॉइंट P है जहाँ पर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड पता करना है। सपोज किया टेस्ट चार्ज यहाँ पर रखा है, तो यहाँ पर टेस्ट चार्ज रखे होने पर इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जर्ट होगा और पॉजिटिव टेस्ट चार्ज होगा, तो इसकी वजह से एक रिपल्सिव फोर्स लगेगा जो इधर की तरफ लगेगा। ठीक है, इसको मैं E+ बोल देता हूँ, या इलेक्ट्रिक फील्ड की टर्म्स में इसको E दिखा देता हूँ, E+ दिखा देता हूँ। और इसकी वजह से, नेगेटिव की वजह से इस पर जो फोर्स लगेगा दैट विल बी टुवार्ड, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का यहाँ पर जो मैं दिखा देता हूँ डायरेक्शन, वो इस तरफ E-। क्लियर। और सपोज किया इसका जो डिस्टेंस है यहाँ से वो r है। डिस्टेंस हमेशा सेंटर से लिया जाएगा, इस बात का हमेशा ध्यान रखें, सेंटर से। क्लियर, r। तो इलेक्ट्रिक फील्ड P पर -q की वजह से कितना होगा, एक डायपोल मोमेंट भी आप लिख सकते हो यहाँ पर, डायपोल मोमेंट वेक्टर P, इसका डायरेक्शन कहाँ होता है, -q से +q की तरफ। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज एट पॉइंट P है ना, तो P पर कितना होगा, एट पॉइंट P, मैं डायरेक्ट यहाँ पर लिख रहा हूँ, एट पॉइंट P कितना होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला आपको पता है, आपने निकाला भी था कूलम्ब्स लॉ का यूज करके, एक पॉइंट चार्ज से 1/4πε0 Q/r², यानी कि एक चार्ज आता है, एक चार्ज डिवाइड होकर कट जाता है, तो ये कितना हो जाएगा, +q, किसका निकाल रहे हैं, पहले -q का निकालते हैं, तो -q, तो q/ चार्ज माइनस है, वेक्टर में लिख रहे हैं तो माइनस लिखना पड़ता है, अपॉन डिस्टेंस का स्क्वायर। डिस्टेंस कितना हो जाएगा, यहाँ से r और फिर यहाँ से a, तो r + a का होल स्क्वायर, और इसका आप इस तरीके से इसको हम बोल देते हैं इक्वेशन नंबर 1। ये आपका फर्स्ट इक्वेशन हो गया स्क्वायर। इसमें आप वेक्टर को रिप्रेजेंट करने के लिए आप डायपोल मोमेंट वेक्टर यहाँ पर लगाएंगे, यूनिट वेक्टर लगाएंगे आप, जिससे आपको डायरेक्शन का पता रहेगा कि आपका जो डायरेक्शन है वो किधर है। ओके, सो इसका जो डायरेक्शन है वो यहाँ से देखा जाए तो वो टुवार्ड्स लेफ्ट, लेफ्ट की तरफ है। ऐसे ही हम अगर प्लस वाले का देखेंगे, मैंने यहाँ पर माइनस की जगह क्यू लगा दिया है, आप चाहे तो माइनस ही लिख सकते हैं, या यहाँ पर भी क्यू लिख सकते हैं, -q की वजह से है, a + q चार्ज की वजह से है, तो सिस्टमेटिकली हो जाएगा, वैसे कोई दिक्कत नहीं है। सिमिलरली इसको इक्वेशन 1 बोल दीजिए। सिमिलरली इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P ड्यू टू +q चार्ज से जो इलेक्ट्रिक फील्ड लगेगा वो कैसे लगेगा, 1/4πε0 +q अपॉन, अब डिस्टेंस देखिए, अब ये डिस्टेंस यहाँ से लेंगे, डिस्टेंस यहाँ से कितना डिस्टेंस है P का, यहाँ से देखेंगे इतना कम हो जाएगा, यानी कि r - a का स्क्वायर इंटू
पी वेक्टर, यूनिट वेक्टर लगा दिया, दैट विल रिप्रेजेंट डायरेक्शन, क्योंकि वेक्टोरियल फॉर्म में लिख रहे हैं, इसका डायरेक्शन कहाँ होगा, टुवर्ड्स राइट। ओके, इस तरीके से इसको हम लिख सकते हैं। नंबर सेकंड, टोटल मैग्नेटिक फील्ड कितना हो जाएगा पी पर। टोटल मैग्नेटिक फील्ड के लिए मैंने बताया था आपको, फिजिक्स में टोटल निकालने के लिए बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट है, एडिशन, जिसको बोलते हैं फिजिक्स की लैंग्वेज में प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। सो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो जाएगा, टोटल ई एट पॉइंट पी, और ये कौन सा पॉइंट बोलते हैं इसको हम, एक्जियल, तो आप चाहे यहाँ पे एक्जियल वर्ड लिख सकते हैं, एक्जियल वर्ड यूज कर सकते हैं। तो ये कितना हो जाएगा आपका, दोनों को ऐड करके, देखो मैं डायरेक्टली यहाँ पे लिख सकता हूँ 1/4πε0 कॉमन आ जाएगा, और अंदर जो बचेगा वो एक में बचेगा आपका -q/r+a का होल स्क्वायर, और प्लस दूसरे वाले में +q/r-a का होल स्क्वायर। समझ आया, यानी कि मैंने इसको टोटल जो मैं फील्ड निकाल रहा हूँ वो दोनों चार्जेस की वजह से निकाल रहा हूँ, यानी कि सम ऑफ -q एंड +q। तो मैं वही किया, मैंने डायरेक्टली यहाँ पे इक्वेशन 1 और 2 से मैंने दोनों को ऐड कर दिया, और दोनों में ये कॉमन आ रहा है, ये टर्म 1/4πε0 कांस्टेंट, तो इसको मैंने बाहर ले लिया, तो इसको मैं सॉल्व करूँगा। q भी बाहर आ जाएगा, तो चाहो तो q भी बाहर लिख सकते हो, है ना। तो सेकंड स्टेप में ये कर लीजिए आप, तो 1/4πε0 माइनस को मैं इधर ले जाता हूँ, जिससे कैलकुलेशन करना ईजी हो जाएगा, और इसका या यहीं लिखा रहने दीजिए, आप कैलकुलेशन देखिए किस तरीके से कर रहे हैं हम, है ना। तो देखिए दोनों को लिख लीजिए, एलसीएम कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है इनका लेना, इसका इसमें डिवाइड लगाएंगे, ये डिवाइड हो जाएगा, ये बचेगा, तो माइनस है, तो -r-a का होल स्क्वायर, प्लस इसका इसमें डिवाइड लगाइए दोनों में, तो ये माइनस वाला हट जाएगा, बचेगा कितना, r+a का होल स्क्वायर। इसको सॉल्व करिए, तो ये 1/4πε0 q भी लिखा हुआ है, इसको ओपन करेंगे आप, तो मैं डायरेक्टली माइनस में लगा करके ओपन कर रहा हूँ, r² हो जाएगा, या बाद में कर लीजिए जैसा आपको ठीक लगे, r² + a² -2ra + r² + a²+2ra, इनका भी दोनों का मल्टीप्लाई होगा, तो दैट विल बी r² - a² का होल स्क्वायर। आपको फार्मूला याद होगा, नहीं याद हो तो फार्मूला देखिए, a - b और a + b का जब मल्टीप्लाई होता है तो मैथमेटिकली ये आता है आपका a² - b²। तो उसी कॉन्सेप्ट पर ये आपका जो फार्मूला है मैंने लिख दिया यहाँ पर। अब देखिए यहाँ पर r² प्लस का है, ये माइनस हो जाएगा, तो ये माइनस से कट जाएगा क्योंकि माइनस बाहर लगा हुआ है, a वाला a², इस वाले -a² से कट जाएगा क्योंकि माइनस खोलेगा तो a² हो जाएगा, और a वाला माइनस का प्लस का हो जाएगा, तो +2rq कितना हो जाएगा, 4rq, तो ये आपका हो जाएगा q/4πε0, और ये आपका हो जाएगा इसमें थोड़ा ध्यान रखिएगा, ये a है नॉट q, तो इस बात को ध्यान रखिएगा आप। तो ये हो जाएगा आपका 2rq, 4 और 2 4, 4rq डिवाइडेड बाय r² - a² का होल स्क्वायर। अब आपको पता है डायपोल मोमेंट का डेफिनेशन कितना होता है, P = होता है 2a डिस्टेंस मल्टीप्लाइड बाय चार्ज। तो 2a यहाँ से मैं 2 ले लेता हूँ, और 2r की जगह पर मैं क्या लिख सकता हूँ, P। तो ये आपका फार्मूला क्या बन जाएगा भाई, आपका बन जाएगा q/4πε0 P, वेक्टर फॉर्म में लिख सकते हैं आप, P/r² - a² का होल स्क्वायर। यानी कि इतना जो है मैग्नेटिक फील्ड डेवलप होगा, ओके, किसी पर्टिकुलर डायपोल की वजह से एक्सियल पॉइंट P पर, ओके, q/4πε0 P r² - a² का होल स्क्वायर। तो देखिए इसमें एक चीज़ का और आपको याद होगा कि इसमें हमने पी कैप बाहर लिया था, तो पी कैप को भी आप यहाँ लिख सकते हैं। तो देखिए
P इक्वल टू 2A इंटू क्यू, तो इसके अकॉर्डिंग इसको मैं लिख सकता हूँ 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2 इंटू 2 इंटू क्यू इंटू आर इंटू ए अपॉन आर ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर और पी के। तो देखिए ए आपका जो 2 है, आपका जो ए है और एक क्यू है, इसकी जगह पे आपको इसको जगह पर मैं क्या लिख सकता हूँ, पी कैप डायपोल मोमेंट वेक्टर। तो ये आपका जो टर्म है वो सिंप्लीफाई होकर क्या हो जाएगा, ये आपका एक टर्म हो जाएगा आपका, यानी कि ई एक्सियल जो होगा आपको फाइनल 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और 2 आर बचेगा 2r अपॉन आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर इंटू पी कैप। ओके, इस तरीके से आपका ए गलत, ए भी गलत, यहाँ पर P डायपोल मोमेंट को हमने वैल्यू पुट किया हुआ है, तो इतना ये जो वैल्यू आएगा दैट इज द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक मैथमेटिकल वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट एन एक्सियल पोजीशन ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डायपोल। तो इसमें एक कंडीशन ये है, इफ आर इज वेरी वेरी ग्रेटर देन स्मॉल ए, यानी कि अगर उनके बीच का जो एक्सियल पॉइंट पी है अगर वो बहुत दूर है एज कम्पेयर टू डायपोल, तो आर बहुत ज़्यादा होगा, उसके कंपेयर में ए का वैल्यू बहुत कम होगा, तो हम ए को नेगलेक्ट कर सकते हैं। और जब हम ए को नेगलेक्ट कर देंगे यहाँ से, तो ए जो ए हट जाएगा और जो स्क्वायर लगा हुआ है ए 4 टाइम्स हो जाएगा और ऊपर वाले आर से एक आर कट जाएगा। तो आपका तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड जो आएगा एक्सियल पर वो आएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, आर यहाँ से हट जाएगा 2p/r³ पी वेक्टर डायरेक्शन इंडिकेट करने के लिए। तो इस तरीके से ये हमारा रिक्वायर्ड इलेक्ट्रिक फील्ड है एक्सियल पोजीशन पर एक डायपोल की वजह से। और ये आपको क्लियर हो रहा होगा कि जो ई है वो आर के क्यूब के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, यानी कि जितना आप दूर जाएंगे डायपोल तो उतनी ज़्यादा क्वांटिटी में आपका जो इलेक्ट्रिक फील्ड कम होता जाएगा। क्लियर टू ऑल। तो ये एक्सियल पोजीशन था। अब इक्वेटोरियल पोजीशन देखिए, देखिए देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड E ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डायपोल एट एन इक्वेटोरियल पॉइंट या पोजीशन, एक ही बात है, इक्वेटोरियल पॉइंट या पोजीशन, कंफ्यूज नहीं होना, पोजीशन। तो देखिए सपोज किया फिर से वही -q + q, सेंटर से डिस्टेंस a बिल्कुल पहले की तरह a, सपोज किया इक्वेटोरियल परपेंडिकुलर बाइसेक्टर जो होता है उसके अलोंग कहीं भी पॉइंट ले लीजिए आप, वो इक्वेटोरियल पॉइंट होगा। सपोज किया p है, तो देखिए यहाँ पर टेस्ट चार्ज रखा होगा, तो -q की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो इस तरफ लगेगा क्योंकि नेगेटिव अपनी तरफ खींचेगा, तो E -q, इसकी वजह से अवे लगेगा E + q। तो जो टोटल फील्ड अब हम कैसे निकालें, दो उसमें जा रहा है डायरेक्शन में, तो वी विल अप्लाई वेक्टर लॉ। वेक्टर लॉ का यूज करके हम इस तरीके से इनके बीच में टोटल ई नेट यहाँ से निकलेगा इक्वेटोरियल पे। ओके, सपोज कि ये थीटा है, यहाँ भी थीटा है, और अल्टरनेट एंगल के टर्म्स में देखेंगे तो यहाँ भी थीटा होगा। इनके जो बीच का डिस्टेंस है सेंटर से वो r है, p का r डिस्टेंस है, यहाँ पर a है, यहाँ पर a है। ओके, तो देखिए तो इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट p ड्यू टू -q चार्ज कितना होगा, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ -q = 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और माइनस का
यहाँ पर देखिए एक मैं चीज़ आपको और बताऊँ, जो वेक्टर डायपोल मोमेंट होगा वो इस तरफ होगा, ओके, -q2 + q की तरफ, इस तरफ होगा डायपोल मोमेंट वेक्टर। लेकिन जो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो इधर की तरफ होगा, यानी कि जस्ट उसके अपोजिट होगा डायपोल मोमेंट के। तो ये कितना हो जाएगा, q अपॉन, यानी कि -q है तो -q अपॉन डिस्टेंस कितना हो जाएगा, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना होगा, ये देखिए ए आर है। और जब आप यूज करोगे पाइथागोरस थ्योरम का, तो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस हाइट का स्क्वायर, तो ये आपको मिलेगा ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर का तो ए स्क्वायर, मैं दोबारा बता रहा हूँ आपको, 1/4πε0 q यानी कि चार्ज डिवाइडेड बाय उसके डिस्टेंस का स्क्वायर, और स्क्वायर वाली डिस्टेंस ए वाला वैल्यू कितना होगा, ए वाला वैल्यू होगा आपका, ये आपका बेस हो गया, ये आपका परपेंडिकुलर हो गया आर। तो पाइथागोरस थ्योरम का यूज करके पाइथागोरस हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस हाइट का स्क्वायर, तो उससे आपका जो वैल्यू आएगा वो आएगा आपका ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, रूट में आएगा लेकिन स्क्वायर की वजह से वाला रूट हट जाएगा, तो जो आपका इक्वेशन नंबर 1 हो गया। सिमिलरली इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P ड्यू टू प्लस क्यू चार्ज की वजह से कितना फील्ड होगा, प्लस क्यू की वजह से होगा 1/4πε0 प्लस क्यू अपॉन ए स्क्वायर, थोड़ा सा ए है कन्फ्यूज ना होना, ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर सेम होगा, बस फर्क होगा केवल साइन में, ओके। तो ये आपका नंबर सेकंड हो जाएगा। लेकिन टोटल जब इलेक्ट्रिक फील्ड हम निकालेंगे ई इक्वेटोरियल तो कैसे निकलेगा ये आपका टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड, देखिए ए इधर की तरफ जा रहा है, ए इधर की तरफ जा रहा है, लेकिन रिजल्टेंट पैरेललोग्राम लॉ वेक्टर एडिशन बीच में होगा। तो हम थीटा कंपोनेंट, देखो इसका हम थीटा वाला जो कंपोनेंट लेंगे वो क्या होगा, ई प्लस कॉस थीटा, और इधर क्या होगा, इसका भी थीटा वाला कंपोनेंट ई माइनस क्यू कॉस थीटा, यानी कि टोटल जो होगा वो ई प्लस क्यू और ई माइनस क्यू का कंपोनेंट थीटा कंपोनेंट होगा। तो मैं डायरेक्ट यहाँ पर कॉस थीटा लिख रहा हूँ, ओके। तो दिस विल बी टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P ड्यू टू बोथ द चार्जेज। तो इसमें हम वैल्यू पुट कर देंगे ये वाला, और कॉस थीटा हम चाहे तो निकाल सकते हैं, कॉस थीटा का वैल्यू कितना होगा, चाहे थीटा यहाँ से करें कैलकुलेट, यहाँ से करें, एक ही बात है क्योंकि एंगल सेम होगा अल्टरनेट की टर्म्स में। तो कॉस थीटा कितना होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनियस, तो ये हो जाएगा आपका बेस ए, और अपॉन इसका वैल्यू जब आप निकालोगे तो ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, रूट में आएगा तो मैं रूट की जगह 1/2 वर्ड यूज कर रहा हूँ, क्लियर। तो इस तरीके से आप लिख सकते हैं। अब मैं इसको मिटा रहा हूँ ऊपर से,